हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आदिकाल से संबंधित जो हमने कक्षाएं की थी उन सभी कक्षाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आज का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें आपको आदिकाल से संबंधित जो कक्षाएं हमने पढ़ाई हैं उनसे संबंधित आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये मेरा आज का लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले के 4-5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। और अगर आपने आदिकाल से संबंधित कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लें, ताकि आपसे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से बन जाएं। और अगर आपने आदिकाल की सभी कक्षाएं और उनसे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की कक्षाएं हैं वो अगर सही से सॉल्व कर ली तो आपके 90% क्वेश्चन बनने लगेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास पे ध्यान देते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हम्मीर रासों के रचनाकार हैं, यानी जो हम्मीर रासो है, रासो ग्रंथ हैं जो हम्मीर रासो, परमाल रासो, तो इनके रचनाकार पूछे जाते हैं। और ये रचनाकार आपको एक तरफ और जो रासो ग्रंथ हैं उनको एक तरफ दे के मैचिंग भी करवाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका सारंगधर, दूसरा है जगनिक, सी है दलपति विजय या डी नरपति नाल। तो हम्मीर रासों के रचनाकार हैं ऑप्शन ए सारंगधर। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाल रासों के रचनाकार कौन है। ए है आपका जगनिक, बी चंद्रबरदाई, सी नरपति नाल और डी है दलपति विजय। परमाल रासों को एक दूसरे नाम आल्हाखंड से भी जानते हैं। इसमें आपने देखा होगा या कभी शायद सुना भी हो कि इसमें आला ऊदल की वीरता का प्रसंग सुनने को मिलता है और ये बरसात के दिनों में ज़्यादा गाया जाता है। ये महोबा क्षेत्र का प्रसिद्ध गेय काव्य है, क्योंकि जो आला ऊदल थे वो महोबा क्षेत्र के ही रहने वाले थे और वहीं से इस ग्रंथ का प्रचलन शुरू हुआ। तो परमाल रासों के रचनाकार कौन है, तो परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है आपका भट्ट केदार, बी मधुकर कवि, श्रीधर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं ऑप्शन ए भट्ट केदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन ए है भट्ट केदार, बी दलपति विजय, सी मधुकर कवि और डी उपरोक्त सभी। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मधुकर कवि। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रणमल छंद के रचनाकार हैं। रणमल छंद के रचनाकार हैं भट्ट केदार, मधुकर कवि, श्रीधर और सूबेदार। तो रणमल छंद को श्रीधर ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों की बात करेंगे तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी है चंद्रबरदाई, सी मधुकर कवि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो विद्यापति आदि लोगों को लौकिक साहित्य का कवि माना जाता है, लेकिन अमीर खुसरो इस साहित्य के प्रमुख कवि हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं जैसे दो सुखने हैं, मुकरियां हैं, पहेलियां हैं, ये कोई बहुत महाकाव्य टाइप के ग्रंथ नहीं है। ये छुटपुट रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं। जैसे मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, ये जो आप पहेलियां टाइप पूछते हैं उस टाइप की इसकी रचना है, तो इसको लौकिक काव्य की संज्ञा या लौकिक साहित्य की संज्ञा दी गई है। आगे क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं कि अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को
किसने माना है, यानी ये किसने स्वीकार किया है कि जो अवधी भाषा के प्रथम कवि थे वो अमीर खुसरो थे। आपका ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, बी हरप्रसाद शास्त्री, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार और महाकवि की संज्ञा किसने दी। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, ए रामकुमार वर्मा, बी मिश्र बंधु, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार और महाकवि की संज्ञा दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुसरो ने कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, ए तबला, बी वीणा, सी सितार और डी है पखावज। तो वीणा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वीणा तो माँ सरस्वती जी के भी हाथ में है। तो अगर खुसरो साहब इसका आविष्कार करते तो उनके पास कैसे पहुंच जाता, तो वीणा तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सितार। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि पखावज किस भाषा का शब्द है, यानी ये पखावज में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन एक बार टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप में से अगर कोई टेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको ये चीज़ें बहुत याद करने की ज़रूरत है कि कौन सा स्त्रीलिंग में होता है, कौन सा पुल्लिंग में होता है। और आपके पास आज का क्वेश्चन है कि पखावज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैथिल कोकिल उपनाम किस विद्वान का है। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी कल्लोल कवि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। अब बात ये आती है कि इनको मैथिल कोकिल किस रचना से कहा गया, इनकी कौन सी रचना थी जिसके नाम से इनको मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। तो इनकी एक रचना थी पदावली, जो कि मैथिली भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है और उसी रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी उपाधि विद्यापति की है। ऑप्शन ए है पंचानन, बी कविशेखर, सी अभिनय जयदेव और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी। आइए जानते हैं कौन कौन सी उपाधियां थी। तो एक तो इनको मैथिल कोकिल ही कहा जाता था, जो कि इनको पदावली रचना करने के कारण मिली थी। दूसरा था इनकी उपाधि पंचानन, फिर है कविशेखर, अभिनय जयदेव, नव कविशेखर, कवि कंठाहार, खेलन कवि, दशावधान और जातीय कवि। ये सब इन्हीं की उपाधियां हैं। इनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी और जो इनकी अभिनय जयदेव उपाधि है वो इनको शिव सिंह सेंगर ने दी थी। अभिनय जयदेव उपाधि इनको शिव सिंह सेंगर ने दी थी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और मैंने जो अभी आपको रचनाएं बताई उपाधियां बताई हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति लता की रचना विद्यापति ने किस संवाद में किया था। ए है भृंग भृंगी संवाद, बी सुख सुखी संवाद, सी उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भृंग भृंगी संवाद में। विद्यापति ने जो कीर्ति लता की रचना की थी वो भृंग भृंगी संवाद में की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण मिल रही है। तो
ये क्वेश्चन पर हम डिस्कस आगे कर भी चुके हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण मिली है। ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका और डी है गोरस विजय। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत में है। ए है आपका शैव सर्वस्व सार, बी गंगा वाक्यावली, सी है लिखनावली और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी रचनाएं इनकी संस्कृत में हैं। इन्होंने संस्कृत में 9 या 10 रचनाएं की हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो इनकी संस्कृत में जो रचना है वो है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, लिखनावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और गद्य पत्तलक वर्णकृत। ये इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं कि विद्यापति की कौन सी रचना अवहट्ट में है। ए है आपका कीर्तिलता और बी है कीर्ति पताका, सी है उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका में विद्यापति की कौन सी रचना अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही अवहट्ट भाषा में रचित हैं, जो विद्यापति जी द्वारा रचना की गई है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का परिचय दिया गया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, लेकिन कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित में नहीं आई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि अभी कीर्ति पताका का पताका नहीं फहराया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए है पदावली, बी गोरस विजय, सी उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि पदावली और गोरस विजय इन दोनों को विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में रचित किया था। अब जो ये गोरस विजय नाम की इनकी रचना है, इसका पद्य भाग मैथिली में है और इसका जो गद्य भाग है ये संस्कृत में है, यानी ये चंपू काव्य में लिखी गई है और इसमें जो पद्य काव्य है वो मैथिली भाषा में है और इसका जो गद्य काव्य है वो संस्कृत भाषा में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि ढोला मारू दोहा के रचनाकार कौन है। ए है आपका ऑप्शन भट्ट केदार, बी मधुकर कवि, सी कल्लोल कवि और डी है केशव लाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ढोला मारू दोहा जो रचना है के रचनाकार हैं भट्ट केदार नहीं होंगे, इनके रचनाकार होंगे कल्लोल कवि। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राउरवेल के रचनाकार कौन है। तो राउरवेल जो रचना है ये एक शिलांकृत कृति है। ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से क्लास में पढ़ाया है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके उस क्लास को देखें। इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा सेंड की हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ ले सके। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं कि राउरवेल के रचनाकार कौन है। ए है रोड़ा कवि, बी है दामोदर शर्मा, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर और डी है उदयवंत। तो राउरवेल की रचना जो की थी वो ऑप्शन ए रोड़ा कवि ने की थी। अगर दामोदर शर्मा की बात करें तो दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी और इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं, इसीलिए इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण रखा गया। वैसे तो इसका मेन नाम था उक्त व्यक्ति, लेकिन 5 प्रकरण होने के कारण इसका नाम
उक्त व्यक्ति प्रकरण पढ़ा। और अगर हम ज्योतिरी सिर ठाकुर की बात करें तो इन्होंने वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। वर्ण रत्नाकर ये भी आपके जो ये आदिकाल में गद्य साहित्य है, वर्ण रत्नाकर गद्य साहित्य में एक मेन साहित्य माना जाता है और इसकी रचना ज्योतिरी सिर ठाकुर ने की थी। और अगर उदयवंत की बात करें तो इन्होंने गौतम स्वामी रास की रचना की थी। गौतम स्वामी रास, और ये रचना भी आदिकाल के अंतर्गत गद्य साहित्य में आती है। और भी रचनाएं हैं गद्य साहित्य में आदिकाल में जो है, जैसे संवत्सार है तो संवत्सार की रचना साईदान चारण ने की थी। वर्तमाल की रचना अकरम फैज, और भागवत दसम स्कंद भाषा की रचना भूपति ने। नूकर चंदा की प्रेम कहानी मुल्ला दाऊद ने। धम्म परीक्षा की रचना हरिशेन ने की थी। गय सुकुमाल रास की रचना देलड़ ने की। गौतम स्वामी रास को उदयवंत ने रचित किया। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सर्वप्रथम अवहट्ट भाषा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम अवहट्ट भाषा का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? इसके लिए आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, बी पुरुष परीक्षा, सी है पदावली और डी है कीर्ति लता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर। अवहट्ट भाषा का जो प्रयोग किया है वो विद्यापति ने अपने ग्रंथों में किया है। जैसे कि उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो हम आगे अभी देख चुके हैं क्वेश्चन आंसर में। तो उन्होंने अवहट्ट भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, लेकिन उनके पहले जो अवहट्ट भाषा का प्रयोग मिलता है वो सर्वप्रथम वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल में भाषा की किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो आदिकाल में भाषा की किस शैली का प्रयोग हुआ है? ए है डिंगल, बी पिंगल, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों भाषाओं का प्रयोग आदिकाल में किया गया है। और जो आदिकालीन भाषा साहित्य की जो भाषा रही है वो कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई रही है। जैसे कि जो आदिकाल के पहले के ग्रंथ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी सरहपा आदि कवियों को पढ़ा था आदिकाल में, उनकी भाषा बहुत ही जटिल थी और उसके बाद में भाषा से धीरे धीरे परिवर्तित तो होती चली गई और वो भाषा राजस्थानी, मैथिली आदि भाषाओं में बदलती चली गई जो लोगों के आसानी से समझ में थी। इसलिए कहा जाता है कि आदिकालीन भाषा कैसी थी? तो आदिकालीन भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो आज का ये हमारा क्लास यहीं है तक समाप्त होता है और इसके बाद में आपको भक्तिकालीन की कक्षाएं डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। अभी मैंने आदिकाल को डिटेल में पढ़ा था और उसके बाद में आदिकाल से संबंधित ही हमने ये बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था, जिसकी मैंने 4-5 क्लास ली हैं। तो आप सबसे पहले आदिकाल की कक्षाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद इन कक्षाओं को देख लीजिए ताकि आपका आदिकाल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब हम आगे की क्लास जो आएंगी वो आपकी भक्ति काल से संबंधित कक्षाएं आपको दी जाएंगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो तुरंत चाहिए है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।